नमस्कार आप सभी को। मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री एक ऐसा चैनल जहां पे हम क्लास 10 की पूरी साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 12 की केमिस्ट्री भी। हम पढ़ रहे हैं वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी और उसमें लेके आए हैं हम इस पूरे किताब का लास्ट चैप्टर, इस पूरे सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर क्लास 10 की, दैट इज आर एनवायरमेंट। हम अभी तक सारे चैप्टर लगभग पढ़ चुके हैं। ये बायोलॉजी और हमारे पूरे के पूरे क्लास 10 की साइंस का लास्ट चैप्टर है आर एनवायरमेंट। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा चैप्टर भी है। अगर इसको कर लेंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्क्स भी आ जाएंगे। सो स्कोरिंग चैप्टर हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए दिया हुआ है हमारे पास आर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है, देखिए हमने बहुत जगह पे इन्वायरमेंट जैसा जो वर्ड है वो सुना हुआ है। कहाँ कहाँ सुना हुआ है? हम अक्सर न्यूज चैनल में, पेपर के अंदर, कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स सुनते रहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इन्वायरमेंट। जो वर्ड है ये हमने बहुत जगह पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, जैसे कि टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, और जो हमारे अगल बगल लोग हैं उनसे भी हमने सुना हुआ है। जो इन्वायरमेंट है दैट इज नॉट व्हाट यूज्ड टू बी अर्लियर। जैसा इन्वायरमेंट पहले हुआ करता था ना, वैसा इन्वायरमेंट आज है नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, ये भी लोग कहते हैं। जो ग्लोबल समिट्स होते हैं, जो जहां पे सारे विश्व के लोग आके बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप हो चुके हैं और जो डेवलप कंट्रीज हो रही हैं, ये रेगुलर इन्वायरमेंटल इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये हमें इस पूरे चैप्टर में जानना है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम के साथ। ठीक है, और इकोसिस्टम क्या है और उस इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए, इकोसिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है जो कि हमारे अगल बगल चीजें रहती हैं, वो हमारा इकोसिस्टम है। ये वही हमारा इन्वायरमेंट भी है लगभग। ठीक है, अब इकोसिस्टम बेसिकली है क्या? ऑल द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। मतलब हमारे अगल बगल कोई भी जीवित और जो कोई भी ऐसे चीज नॉन लिविंग है, वो भी मिलके जो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का, पूरे के पूरे नेचर का बैलेंस बना के रखी हुई है, उसे हम हमारा इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एरिया थ्रू टुगेदर नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब ये क्या है, समझा देता हूँ। देखो, जैसे हम इंसान हैं, हम खेती करते हैं, खेती करने के लिए हमें खेत चाहिए। तो खेत में बेसिकली मिट्टी होता है और पानी होता है। मिट्टी और पानी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो हमें जीवित रखने के लिए या हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए मिट्टी और पानी दोनों ही ज़रूरी चीज़ें हैं। सो वो भी हमारे इन्वायरमेंट में आया, वो भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर आ गया। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? बेसिकली हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ जो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, वो टुगेदर एक एटमॉस्फेयर में रहे, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, चलिए जो इकोसिस्टम है ना, उसके पास दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब क्या होते हैं बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट? देखिए, बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं सारे के सारे लिविंग थिंग्स या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। लेकिन जो भी नॉन लिविंग है वो सारे के सारे एबायोटिक में आते हैं। एग्जाम्पल, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल, ये सारे नॉन लिविंग है, लेकिन ये हमें हेल्प करते हैं जिंदा रहने के लिए। ये हमारे, अगर हम जिंदा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, उनमें इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। अगर टेम्परेचर मतलब एक ऑप्टिमम जगह तक नहीं रहेगा तो भी हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। सो अगर रेनफॉल, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो फिर भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो विंड, हवा नहीं होगी, हवा एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन फिर भी वो हम उस पर डिपेंडेंट है हमारे लाइफ के लिए। ऐसे सिमिलरली सॉइल एंड मिनरल भी। अगर आप एक गार्डन में जाते हैं, वहां पे देखते हैं आप अलग अलग प्रकार के प्लांट को देखते हैं, सच एज ग्रासेस, ट्री, फ्लावर बेयरिंग, जैसे कि एग्जांपल दिया रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, और जैसे कि एनिमल लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड्स, ये सब हमें दिए हुए हैं। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म देयर ग्रोथ। ये सभी जो चीजें हैं वो एक साथ रहती है और ग्रोथ करती है, रिप्रोड्यूस करती हैं एंड अदर एक्टिविटीज भी करती हैं affected by the abiotic component of the ecosystem, और जिसके कारण भी हमारा इकोसिस्टम affected होता है। So a garden is an ecosystem, other type of ecosystem like forest, ponds and lake। जो गार्डन है वो भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है, जैसे कि बाकी फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक, ये भी एक प्रकार के इकोसिस्टम हुआ करते हैं। These are the natural
इकोसिस्टम्स, while garden and crop fields are the human made और artificial ecosystem। तो जो हम खेती करते हैं वो एक प्रकार का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, और जो जंगल है वो एक प्रकार का नेचुरल इकोसिस्टम है, वो खुद से डेवलप हुआ है। लेकिन जो क्रॉप फील्ड है, जो खेती जिस पे हम कर रहे हैं, जो गार्डन हमने बनाया है, ये हमने खुद से बनाया हुआ है, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको बनाया हुआ है। सो दैट इज अ आर्टिफिशियल सिस्टम, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एक्वेरियम, जो मछली आप लेके आ रहे हैं और उसको एक्वेरियम में डाल दे रहे हैं ना, जिसमें मछली रहती है, तो वो एक प्रकार से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जबकि मछली कहाँ रहती है नेचुरली, या तो ओशन में रहेगी, या तो लेक या पॉन्ड में रहेगी, ऐसा रिवर में रहेगी, ऐसा। सो आपको यही बोला गया एक्टिविटी 13.1, आप करके देख लीजिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन के आंसर भी होंगे। यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, एक एक्वेरियम है, उसको डिजाइन करने के लिए क्या क्या लगेगा, है ना, वो आप चीजें पढ़िएगा और पढ़ के कर लीजिएगा। बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए मैं यहाँ पे इस चैप्टर की एक्टिविटी नहीं करा रहा हूँ। करिएगा, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें, आप पढ़ के देखिएगा, ठीक है। एक्टिविटीज करना जरूर। चलिए, ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होता है उनको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। प्रोड्यूसर जैसे कि प्लांट्स, जो कि खाने को प्रोड्यूस करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कंज्यूमर, जैसे कि इंसान, है ना, हम खाने को खा ले रहे हैं, जो भी प्लांट है या प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम खा ले रहे हैं। एंड सेकेंडली एक चीज़ और, फिर उन्हीं इंसानों को या उन्हीं जानवरों को कोई दूसरा जानवर खा लेता है, तो ऐसे करके ये साइकिल है, वो भी प्रकार का कंज्यूमर है। एंड थर्डली देयर आर द डिकम्पोजर, सब कुछ खत्म हो जाता है तो डिकम्पोजर उस चीज़ को खाना चालू करता है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मैनर विच दे आर ऑब्टेन सब्सटेंसेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू आउट द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएट एज अबव। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च। कौन बना सकता है? प्रोड्यूसर बना सकता है। कौन है प्रोड्यूसर? प्लांट प्रोड्यूसर है, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। या कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो हमने लाइफ प्रोसेस पहले चैप्टर में पढ़ा था, ये आखिरी चैप्टर है, ठीक है, कम अंडर दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक। चलिए, आगे दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो, डायरेक्टली मतलब फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे डियर है, वो क्या करेगी, जाएगी और घास को सीधे खा लेती है। घोड़ा घास को जाके डायरेक्टली खा लेता है, फूल पत्ती ये सब खा लेता है, लेकिन उसको शेर खाने के लिए जाता है, सो शेर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा। सो यहाँ पे दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली एज अ लाइक कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। इसको हम कंज्यूमर कहते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं या डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर, ठीक है। हर्बीवोरस, ठीक है, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एंड पैरासाइट, ये हमारे पास 4 प्रकार के कंज्यूमर होते हैं। हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस वो कंज्यूमर होता है जो कि सिर्फ वेजिटेबल्स या प्लांट बेस्ड चीजें खाता है, उसको हम हर्बीवोरस कहते हैं। फिर आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? कार्निवोरस वो होता है जो सिर्फ मांस को खाते हैं, उसे कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है, जो सिर्फ फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ओमनिवोरस जो सर्वाहारी होते हैं, जैसे कि डॉग, वो रोटी भी खा लेगा, वो उसको किसी दिन मतलब हड्डी गुड्डी मिली तो वो भी खा लेगा, मतलब मांस मिल गया तो भी खा लेगा। एंड लास्ट आते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। सो ये भी 4 प्रकार के हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, पूछ रहा है एक्वेरियम जो होता है, ठीक है, उसमें कुछ फिशेस हैं, प्लांट है, हैव डाइड, और वो मतलब ऐसे करके डाई करेंगे, मतलब मर गए। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई। जब भी ऑर्गेनिज्म डाई करता है तो क्या होता है? देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डाई करता है तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो होता है वो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो उसे खा लेते हैं। खाने के बाद उस खाने को पूरा मिट्टी में मिला देते हैं और उससे एक नया न्यूट्रिशन बना देते हैं, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन दे देते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगस, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड रिमेन को, वेस्ट को, प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डिकम्पोजर्स as they break down the complex organic substance into the simple organic substances that go into the soil and used up once by the plants। वो जो भी खाना वो खाते हैं उसको ले लेते हैं और उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, वो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन का काम करता है, जो कि बाद में प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। What will happen? The garbage and the dead animal plants in their absence, will nature replenish of the soil takes place even if the decomposers are not there। अगर decomposers नहीं होंगे तो क्या ये प्रोसेस हो सकती है? क्या मिट्टी को न्यूट्रिशन मिल सकता है? तो एक तरीके से ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है, ये प्रोसेस थोड़ा सा इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ है। जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका इस चीज के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप पढ़िए एक्टिविटी 13.2। While creating an
एक्वेरियम जब भी आप बनाते हैं, एनिमल्स विच वुड ईट अदर्स, देखिए जो बड़ी फिश होगी, अगर आपने कोई बड़ी फिश रखी है वो छोटी फिश को खा जाएगी। ये एक नेचर है, ठीक है। मेक अ ग्रुप एंड डिस्कस, आप डिस्कस कीजिए क्या होगा यहाँ पे। द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ईट हुम फ्रॉम द चेन लीज 3 स्टेप्स। सो हम क्या करते हैं, उसके अंदर प्लांट डालते हैं छोटे छोटे, और खाने के लिए सीड्स जो दाने होते हैं वो डालते हैं, छोटी मछली डालते हैं, बड़ी मछली डालते हैं। बेसिकली हम करते क्या है, एक जब हम घर में एक्वेरियम बनाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें बेसिकली एक जैसी मछलियाँ डालते हैं जो कि एक दूसरे को ना खाएं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ देखना है आपको तो यहाँ पे प्लांट रहेगा, प्लांट को छोटी मछली खाएगी और छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाएगी। ये आप बना सकते हैं एक सीरीज, ठीक है। वुड यू कंसीडर एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी द प्राइमरी इंपॉर्टेंस, वाई और वाई नॉट? किसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस मिलती है? देखिए जो प्रोड्यूसर होता है वो फूड प्रोवाइड करता है, फिर जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो उस प्लांट को खा लेता है, और जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो उसके नीचे वाले प्लांट को खा लेता है। तो यही उसमें क्वेश्चन पूछा, यही उसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक जो जानवर है वो दूसरे जानवर से ताकतवर होता है कई मायनों में, ठीक है। अब यही ऊपर पढ़ा, अब यहाँ नीचे इस चीज का हम थोड़ा सा और अच्छे से दिखेंगे। हमको टॉपिक दिया हुआ है फूड चेन या फूड वेब। फूड चेन बेसिकली होता क्या है, देखिए एक प्रॉपर चेन जिसमें प्रोड्यूसर को कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर लेता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, एंड वही सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। समझाता हूँ, देखिए सीरीज और ऑर्गेनिज्म टेक्स अ पार्ट एट द वेरियस बायोटिक लेवल फ्रॉम अ फूड चेन। समझाता हूँ क्या है, ऑर्गेनिज्म को टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फ्रॉम अ फूड चेन, मतलब इधर देखो ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को यहाँ पे कीड़े ने खा लिया, स्कॉर्पियो जैसा दिख रहा है, इसको मतलब यहाँ पे फिश ने खा लिया, और फिश को हमारे पास एक बर्ड ने खा लिया, ठीक है, ऐसा। चलिए यहाँ पे हमारे पास मतलब फिर से वही प्रोड्यूसर प्लांट है, प्लांट को हमारे पास जैसे ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खा लिया, और सांप को ईगल या वल्चर ने खा लिया, ठीक है। प्लांट को डियर ने खाया, डियर को यहाँ पे शेर ने या टाइगर ने खा लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज है, इसी को फूड चेन कहते हैं। तो जो प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, मतलब ऐसे करके क्वाटरनरी कंज्यूमर है, पेंटनरी कंज्यूमर है, ऐसे करके कंज्यूमर का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। ईच स्टेप और लेवल फूड चेन फॉर्म और ट्रॉपिक लेवल, ये कुल मिला के एक ट्रॉपिक लेवल बना रहा है, जैसे ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, 4, 5, ऐसे ट्रॉपिक के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो पहले ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, फिर उसके बाद दे फिक्स अप बाय द सोलर एनर्जी एंड अवेलेबल हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉप्स को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है। हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स एट द सेकंड, जो हर्बीवोरस होता है, जो वेजिटेरियन होता है, वो सेकंड नंबर पे आता है, वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल कहलाता है, ठीक है। स्मॉल कार्निवोरस, जो छोटे छोटे कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिया हुआ है मछली, जो हमारे पास दिया है फ्रॉग, ठीक है, ये सब आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में, ठीक है। सो स्मॉल कार्निवोरस आर द सेकेंडरी कंज्यूमर एट द थर्ड द लार्ज कार्निवोरस, बड़े बड़े कार्निवोरस, जैसे कि सांप हो गया, बड़ा कार्निवोरस है, टाइगर हो गया, बड़ा कार्निवोरस है, ये सब क्या किसमें आ जाते हैं बेटे, टर्शरी में आ जाते हैं फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिर ऐसे चौथा ट्रॉपिक लेवल होता है, फिर पांचवा ट्रॉपिक लेवल होता है। तो ये सब ट्रॉपिक लेवल कहलाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड पेंटनरी, ऐसे अलग अलग क्वार्टर मतलब हमारे पास लेवल होते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, does the interaction among the various component environment involves flow of energy, जो environment है वो flow of energy दिखाता है। देखिए जो प्रोड्यूसर होता है वो उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है। मैं आपको समझा देता हूँ, ये अभी यहाँ आएगा आगे, ठीक है। देखो जो प्लांट होता है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है। तो सन एनर्जी प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को जैसे मान लो हिरण ने खा लिया, तो हिरण को कौन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है बेटा, प्रोड्यूसर दे रहा है, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको एनर्जी प्रोड्यूसर दे रहा है। अब उसको शेर ने खा लिया, तो शेर को एनर्जी कौन दे रही है, हिरण दे रही है, हिरण के अंदर जो भी न्यूट्रिशन था वो शेर ने ले लिया। तो प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी जो जाती है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में चली जाती है, ठीक है, या सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे चली जाती है। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी क्या होती है, फ्लो करती है, ठीक है। और बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट भी हो जाती है, क्योंकि जो सारी एनर्जी हम खा रहे हैं वो सारा का सारा हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए, ठीक है। चलिए
सो वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर कंपोनेंट, ये पढ़ लिया है। द ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट, सनलाइट में जो एनर्जी होती है वो ऑटोट्रॉप ले लेता है और उसको कन्वर्ट कर लेता है केमिकल एनर्जी में, उससे एनर्जी मतलब एक प्रकार का केमिकल, एक प्रकार का फूड बना लेता है। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉप्स एंड द डिकम्पोजर, फिर वही एनर्जी शेर के पास गई, शेर के पास से शेर जब खत्म हो जाएगा तो उसको छोटे छोटे डिकम्पोजर खा लेंगे, सारी एनर्जी डिकम्पोजर के पास चली जाएगी। ठीक है, चलिए व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू द अनदर, सम एनर्जी इज लॉस्ट, कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, यहाँ पे दिया हुआ है ना कैसा फ्लो है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट सन से, जो सन है सनलाइट है उससे एनर्जी लेता है। कितना एनर्जी लेता है बेटा? ओनली 1% एनर्जी लेता है जो उसके ऊपर फॉल कर रही है। मतलब मान लो यहाँ कहीं ऐसे घास उगी हुई है, वैसे हरे कलर की बनानी चाहिए, चलिए मैंने ब्लैक से बना दिया है, ये ग्रास है और यहाँ पे सन है, तो सन से जो लाइट यहाँ पे पड़ रही है ग्रास पे, तो जो सारी की सारी एनर्जी है वो यहाँ पे ग्रास पे आ जा रही है। तो जो सारी की सारी एनर्जी ग्रास पे आ रही है वो सारी एनर्जी ग्रास क्या कर ले रहा है बेटा? उसका 1% एनर्जी, जो भी एनर्जी इस पे फॉल कर रही है उसका 1% एनर्जी, उसका 1% एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक समझ में आया? 1% एनर्जी क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट देखो जो भी एनर्जी फिर ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को मान लो किसी प्राइमरी कंज्यूमर ने या ट्रॉपिक लेवल नंबर अगर अपन 1 पे चले जाए, किसी ने अगर उसे खा लिया तो खाने के बाद सिर्फ 10% एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास मान लो 100% एनर्जी है या 100 जूल एनर्जी है, इस 100 जूल एनर्जी का 10 जूल एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास चला जाएगा, बाकी बचा हुआ 90% या 90 जूल जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो एक सेकंड बेटा, ये समझ में आ गया कि इतने 90% एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 10 जूल से जो बाकी बची 1 जूल एनर्जी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास चली जाएगी, बाकी बची 9 जूल एनर्जी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी हीट के फॉर्म में। फिर यहां से 0.1 जूल एनर्जी ऊपर चली जाएगी, बाकी बची हुई 0.90% जो एनर्जी है हमारे पास वो वेस्ट हो जाएगी। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, ठीक है, दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जो एनर्जी है वो क्या होती जाती है बेटा? वेस्ट होते जाती है या ट्रांसफर होती जाती है, लेकिन कम एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। लिखा हुआ है आगे, देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एवरेज वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इट इज प्रेजेंट ईच स्टेप रीच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, since so little energy is available for the next level of the consumer, food chain is generally consist only 2 to 3 स्टेप। तो फूड चेन होता है बेसिकली उसमें 3 से 4 स्टेप होता है, क्योंकि और अगर एक आध स्टेप अगर आपने और बढ़ाने की कोशिश की तो फिर एनर्जी 0.01 हो जाएगी। तो उस लेवल तक जो 4th लेवल है उस पर एनर्जी और कम जाएगी। मान लो 5वां लेवल भी है तो उस 5वें लेवल पे एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। there are generally greater number of individual at the lower tropic level। जो lower tropic level है ना, देखो ये lower tropic level जो होता है ये चौड़ा होता है, जो ऊपर ट्रॉपिक लेवल आते हैं ना वो ट्रॉपिक लेवल छोटा होने लगता है। तो प्रोड्यूसर्स हमेशा ज्यादा होता है और जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे करके वो रिस्पेक्टिवली धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? कम हो जाने लगते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? तो जो नीचे वाले लेवल्स होते हैं, नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे नंबर ग्रेटर होता है ऑर्गेनिजम्स के, जैसे ऊपर जाते हैं तो नंबर कम होने लग जाते हैं। ठीक, चलिए एक सेकेंड रुकिएगा। आगे दिया हुआ है ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न्स आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ईच ऑर्गेनिज्म जो भी है हमारे पास ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स, उस ऑर्गेनिज्म को सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म खाते हैं। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट line chain the relation can be shown and the series and the branching is called the food web। कहने का मतलब ये है, देखो मान लो एक कोई भी प्रोड्यूसर था, उस प्रोड्यूसर को कोई एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर नंबर 1 खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, फिर इस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, फिर कोई टर्शियरी कंज्यूमर खा रहा है। ठीक है, अब ये फूड चेन है। मान लो ये सेकेंडरी जो प्राइमरी हमारे पास प्रोड्यूसर था, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, इस प्राइमरी कंज्यूमर को कोई और कंज्यूमर खाने लग गया। ठीक है, फिर इस कंज्यूमर को कोई और कंज्यूमर खाने लग गया,
ठीक है, एक सेकेंड। तो ऐसे करके जो चेन है, ये चेन बहुत लंबी होती जाएगी, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो इसको हम फूड वेब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फूड वेब कहते हैं। मतलब एक चेन में क्या होता है, सिंपल सा एक चेन रहता है, एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ दूसरा ऑर्गेनिज्म ही खाता है, ठीक है। लेकिन जब उसी ऑर्गेनिज्म को कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म, चौथा ऑर्गेनिज्म, पांचवा ऑर्गेनिज्म, अलग अलग चेन के लिंकअप आपस में मिल जाए तो उसे हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, ये फूड वेब है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक बात समझो, है ना। कौन सा वाला पढ़ा था हमने, हमको देख लेते हैं। देखो यहाँ, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये प्लांट है, इस प्लांट को हमारे पास फ्रॉग ने खाया, एंड वैसे तो ग्रास हॉपर इन्होंने बिठा दिया बीच में से, पता नहीं क्यों, लेकिन ग्रास हॉपर आना चाहिए। ग्रास हॉपर को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, और सांप को हमारे पास गिद्ध ने खा लिया। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया। कैसे चेंज आ गया वो समझाता हूँ। इसी सांप को मोर भी खा सकता है। देखो, इसी सांप को मोर भी खा सकता है, लेकिन इसी सांप को जैसे मोर ने खाया, अब मोर क्या खाता है? मोर प्लांट खाता है। तो यहाँ पे एक जो चेन ऐसी जा रही थी, वो चेन ऐसे आके मिल गई। ठीक, समझ में आया? क्लियर हुआ? ऐसे ही इसी को फूड वेब कहते हैं। इसी जो आपके पास ये लेवल बढ़ रहा है ना, इस लेवल को आप और बड़ा कर लीजिए, और सारे ऑर्गेनिज्म आप उसमें मिला लीजिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? उसको हम कह देंगे फूड वेब कह देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हर्बीवोर, यहाँ पे वैसे एक वो आना चाहिए, क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर आना चाहिए। ग्रास हॉपर को मेढक ने खाया। अभी इसी मेढक को सांप के खाने के पहले मान लो हमारे पास कोई पक्षी खा जाए, ठीक है, कोई पक्षी खा जाए उसे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये भी किस पार्ट में आता है बेटा? फूड वेब में आता है। तो यही जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फूड वेब कहते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। फर्स्टली, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, जो फ्लो ऑफ एनर्जी वो यूनिडायरेक्शनल, समझाता हूँ। कहने का मतलब ये, प्रोड्यूसर से 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर से 10% एनर्जी सेकेंडरी में जाएगी, उसके बाद प्राइमरी में जाएगी, उसके बाद टर्शरी में जाएगी। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। मतलब प्रोड्यूसर से एनर्जी अगर प्राइमरी कंज्यूमर ने ले ली तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास ही रहेगी, वो वापस नहीं आएगी। फिर उसके बाद जो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर ने अगर ले ली तो वो फिर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास नहीं आएगी। इसलिए यूनिडायरेक्शनल है, वो यही कहना चाह रहे हैं। तो जो एनर्जी का फ्लो है बेटा, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, वो एक ही डायरेक्शन में होता है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। जो प्लांट ने एनर्जी ले ली है वो फिर से सन को नहीं दे सकता, ठीक है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर से एनर्जी ले ली वो फिर से प्रोड्यूसर को नहीं दे सकता, और प्राइमरी कंज्यूमर से जो सेकेंडरी कंज्यूमर ने एनर्जी ली है वो फिर से प्राइमरी कंज्यूमर को नहीं दे सकता। द एनर्जी विच इज पास थ्रू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स। सीधी सी बात है, जो हेटेरोट्रॉप है उसकी एनर्जी ऑटोट्रॉप में वापस कैसे आएगी जब एक बार उसने ले ली तो, ठीक है। चलिए, सेकेंडली, द एनर्जी अवेलेबल एट विच द ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिश प्रोग्रेसिवली ड्यू टू एनर्जी एट ईच लेवल। एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी कम पहुंचती है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक लेवल पे एनर्जी ज्यादा रहती है, जैसे जो नीचे वाले लेवल से उनके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी, ऊपर वाले लेवल पे एनर्जी वो कम भेजेंगे, ठीक। चलिए, अननोइंगली, ना जानते हुए, सम हार्मफुल केमिकल एंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू आउट द फूड चेन। फूड चेन के टाइम पे कुछ ऐसे केमिकल्स भी हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं जो कि मतलब हमको बाद में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। अब कहने का मतलब ये समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, आपके पास एक सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास चली गई, है ना, सॉरी प्रोड्यूसर के पास चली गई, प्रोड्यूसर से एनर्जी चली गई हर्बीवोरस के पास, हर्बीवोरस से कार्निवोरस के पास, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस के पास चली गई। तो मान लो इसने इसको 5000 जूल की एनर्जी दी थी, तो 10% एनर्जी मतलब 500 एनर्जी यहाँ जाएगी, 500 का 50 एनर्जी यहाँ जाएगा और 5 एनर्जी यहाँ जाएगा, ठीक है। ये सब जूल में है एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी जूल में है। तो यहाँ पर जैसे एनर्जी का लेवल कम हो रहा है ना, वैसे वैसे जो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल है, वो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल ऊपर टॉप कार्निवोरस में बढ़ने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे जो प्लांट है, प्लांट को उगाने के लिए मान लीजिए किसी ने थोड़ा सा केमिकल का यूज किया, थोड़े से केमिकल छिड़क दिए, तो वो जो मतलब प्लांट है, एक प्लांट के पास थोड़ा सा केमिकल आएगा, लेकिन हम एक रोटी तो खाते नहीं है, या एक तो सब्जी ऐसा नहीं है साल भर में एक ही सब्जी खाएंगे, हम तो ढेर सारी सब्जियां खाते हैं। तो ढेर सारी सब्जी में थोड़ा थोड़ा केमिकल करके वो किसी भी मतलब इंसान के अंदर आ सकता है। या एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए वो हिरण ने खा लिया, या कोई भी घास को उगाने के लिए केमिकल का यूज किया, और वो जो हमारे पास घास है वो हिरण खा गई, हिरण के बॉडी में भी केमिकल क्या हो गया बेटा, स्टोर हो गया, तो सारा का सारा जो केमिकल है वो हिरण की बॉडी में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी थी, यहाँ पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे वो कम थे, लेकिन यहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस पहले से थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। फिर
वो हिरण को शेर ने खा लिया, अब एक हिरण तो खाएगा नहीं, शेर, शेर तो ज़्यादा हिरण खाएगा, तो वो जो शेर है, शेर ने जो हिरण खाई है उसके अंदर ज़्यादा हिरण खा गया वो भाई, उसके अंदर टॉक्सिसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मान लो शेर को किसी डिकम्पोजर ने खा लिया, फिर टॉक्सिसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया? टॉक्सिसिटी और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस कम होते हैं, वेयर टॉप कार्निवोरस में टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिएगा, आप यहीं कहीं लिखा होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला जाता है सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, है ना, फ्रॉम द डिजीजेस एंड द पेस्ट। These chemicals either wash down into the soil, into the water bodies. From the soil, these are absorbed by the plant. Plant उसे absorb करता है with the water and the mineral, and from the water bodies, these are taken by the aquatic plants. और वो aquatic plants के द्वारा ले लिया जाता है। ठीक, चलिए वो aquatic plants और animal जो इसको ले रहे हैं, these is the one way which दे एंटर इन द फूड चेन, इससे वो फूड चेन के अंदर आ जाता है। तो यही जो केमिकल छोटे छोटे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं और उससे मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है हम सब, इसी को बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे मिलेगा, पढ़ते हैं। चलिए, एज दीज केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये केमिकल जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये आगे चल के बायोडिग्रेड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोप इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, वेयर डिटर्जेंट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, मतलब ये आगे चल के डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये केमिकल वैसा का वैसा ही रह जाता है, बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होता, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाते। These get accumulated progressively, आगे चल के जैसे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये केमिकल्स बहुत ज्यादा बैठते जाते हैं इस टॉपिक लेवल, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे। सच ह्यूमन बीइंग occupy the top level in a food chain, the maximum concentration of these chemical accumulated in our body। जैसे जैसे जो कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस है, जैसे जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो यही टॉक्सिक केमिकल्स उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। दिस फिनोमेना नोन एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। फूड ग्रेन सच एज व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट, इवन मीट contain varying amount of pesticide, बहुत सारे पेस्टिसाइड रेसिड्यू होते हैं। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाय वॉशिंग और अदर मीन, किसी और तरीके से भी हम इन्हें नहीं निकाल सकते हैं, तो वो बायोमैग्निफिकेशन के फॉर्म में एक मतलब बॉडी से दूसरी बॉडी में चला ही जाता है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है 13.3 एक्टिविटी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट द पेस्टिसाइड लेवल इन लेवल इज रेडीमेड फूड आइटम्स। ऐसा बोल रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे पेस्टिसाइड होते हैं, बहुत सारी केमिकल्स हमारे कर्नाटक और अदर गवर्नमेंट्स ने, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी बैन किए हैं। ठीक है, रेडोमिन बी नाम का भी एक कंपोनेंट है जो कि फूड कलर की तरह यूज़ करते हैं, नील पेंट्स में भी इसको काफ़ी लगाया जाता था। एक्चुअली जो ये कलर्स है ये डीएनए में चेंज लेके आते हैं, बॉडी के डीएनए को चेंज करते हैं, तो को मतलब यहाँ से कैंसर जैसी बीमारी होना बहुत ज़्यादा संभव है। ठीक है, तो इसको ग्रुप में बनाइए और एक डिबेट कीजिए, स्कूल में कर लेना है भाई ये काम। ठीक है, चलो आगे आप डिस्कस कर लेना कैसा कैसा क्या क्या है। बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है अभी बताया ऊपर। ठीक है, एग्जांपल दे दीजिए फूड चेन का, एक एग्जांपल लगा देना। वो ग्रास से ग्रास ऑपर से हमारे पास फ्रॉग के बाद स्नेक के बाद ईगल, ये एक आप लगा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे क्या क्या चेंज आते हैं वो भी आपको बता रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का क्या काम है, वो डिकम्पोज करके न्यूट्रिशन को सॉइल में डाल देते हैं। ठीक है, ये उनका काम है। कैसी कैसी एक्टिविटीज हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, चैप्टर वैसे भी ज़्यादा बड़ा था नहीं, थोड़ा सा चैप्टर था, आखिरी के कुछ लाइन सेंटेंस या पेजेस बचे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ बेटा ओजोन लेयर में डिप्लीशन, ये हमारी वजह से हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, अब ओजोन लेयर में डिप्लीशन कैसे होता है, हम एक गैस को यूज़ करते थे पहले, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली एयर कंडीशनर्स के अंदर या एरोसॉल्स के अंदर, स्प्रे कैन्स के अंदर यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा, बहुत सालों तक। हमारे अर्थ के अंदर अगर यूवी लाइट जो कि सन से आती है, वो यूवी लाइट अगर हमारे मतलब अर्थ के अंदर एंटर करती है तो वो यूवी लाइट अगर हमारी स्किन से जुड़ेगी और अगर हमारी आंखों में लगेगी तो हमको कैंसर और या हमारे आंख का कॉर्निया भी डैमेज कर सकता है। जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्थ है वो डिग्रेड हो जाएगी, इम्यून सिस्टम को खराब करता है, जल्दी से ठीक नहीं होने देता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास अफेक्टेड होती हैं जो यूवी लाइट है उससे, जो सन से आ रही है। अब होता क्या है, ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक लेयर होता है ओजोन लेयर। अब ये ओजोन बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अर्थ से बहुत ज़्यादा ऊपर
बहुत सारी ऑक्सीजन गैस होती है, वो ऑक्सीजन गैस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ओजोन गैस बनाती है। मतलब ऑक्सीजन जो गैस है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ओजोन एक का एक लेयर बनाता है। अब जब भी जो सनलाइट है, जो सन में से लाइट आती है उसको हम सनलाइट बोलते हैं, जो सनलाइट है वो एंटर करती है अर्थ में, तो ये जो ओजोन लेयर है ना वो क्या करती है, यूवी लाइट को बाहर फेंक देती है। जो यूवी लाइट है ना, यूवी लाइट को बाहर ही फेंक देती है, बाकी सारी लाइट को अंदर आने देती है। ठीक है, अब जैसे ही जब वो यूवी लाइट अंदर नहीं आएगी तो हमारी स्किन से टकराएगी नहीं और हमें कैंसर या हमारी कॉर्निया खराब नहीं होगी, हमारी इम्यून सिस्टम वैसे ही बना हुआ रहेगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत रहेगी हमारे पास, ये सब चीज़ें होंगी। अभी पूछेगा आपसे, कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि यूवी लाइट कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर से बना लेता है। अब क्या हो गया, जब अर्थ पे रेफ्रिजरेटर्स, एसी, ये सब बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, तो उस कंडीशन में CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होने लगी। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर गई, ओजोन जो केमिकल है, ओजोन जो गैस है, उस गैस के साथ इसने रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद ओजोन गैस को इसने तोड़ दिया, ओजोन गैस को इसने तोड़ दिया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ दिया। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होने लग गए, क्योंकि ओजोन गैस की लेयर थी, वो ओजोन गैस में तो छेद हो गया, क्योंकि अब अपन ने नए नए केमिकल्स यूज कर लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर लिया जो कि ओजोन गैस के साथ रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे छोटे छोटे होल होने लग गए। जब वो होल हुए तो ये सारी यूवी लाइट जो बाहर जा रही थी, वो सारी की सारी यूवी लाइट अंदर आने लगी। जब वो यूवी लाइट अंदर आने लगी, हमारी स्किन के साथ रिएक्शन करने लगी, तो वहाँ पे स्किन कैंसर नाम की बीमारियां, या हमारे कॉर्निया का खराब हो जाना, या ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो है वहाँ पे सामने देखने के लिए मिल गई। ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है जो भी मैंने यहाँ पे अभी तक आपसे बातें की है। ओजोन जो है वो एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, ये ओजोन है, 3 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, ये नॉर्मली रिफर्ड एसेंशियल फॉर द एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। ओजोन जो होता है वो डेडली पॉइजन होता है, एक प्रकार का पॉइजन होता है, लेकिन हायर लेवल पे होता है एटमॉस्फेयर के। ओजोन जो होता है एक फंक्शन परफॉर्म करता है, द शील्ड, मतलब एक लेयर की तरह फॉर्म करता है, अल्ट्रावायलेट रेस के जो सन में से आ रही है उससे हमें बचाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है हाईली डैमेजिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऑर्गेनिज्म को हाईली डैमेज करता है, वो कॉजेज स्किन कैंसर इन द ह्यूमन बीइंग। ओजोन एट द हायर लेवल एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन। और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो जो ऑक्सीजन गैस होती है उससे जब भी यूवी लाइट पड़ती है तो वहाँ पे O2 टूट जाता है और इसमें से जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो बनता है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके ओजोन बना लेता है। लेकिन जब भी आप CFC गैस का यूज करते हो तो यही ओजोन जो गैस है ये टूट जाती है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में, तो वहाँ पे होल्स हो जाता है। यही मैंने आपको बताया अभी तक। ठीक है, चलिए फ्री ऑक्सीजन गैसेस, यही मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन ड्रॉप शार्पली। जो ओजोन का जो कंटेंट है वो मतलब ड्रॉप हो गया, मतलब कम हो गया 1980s में। फिर उसके बाद जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको बैन कर दिया गया, रेफ्रिजरेटर और एसीज में से ये हटा दिया गया। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNEP, इसको जो भी है फॉरेन एग्रीमेंट किया कि हम CFC के प्रोडक्शन को फ्रीज कर देंगे, बंद कर देंगे, प्रोड्यूस नहीं करने देंगे जो भी कंपनी से बना रही थी। नाउ मैंडेटरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर। आप जो AC बनाओ, जो फ्रिजेस बनाओ, उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो बाद में दूसरी गैसेस कूलेंट के तौर पर डालनी जाने लगी। एक एक्टिविटी है, बताओ यहाँ पे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि ओजोन लेयर में होल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही पूछा गया उसमें। तो CFC गैस है एक, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी एक गैस है, हेलोन्स नाम की भी गैस है। ये सारी गैसेस जो होती है ये मतलब अफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें मतलब जो ओजोन लेयर है उसमें डिप्लेशन करने का काम करती हैं। ठीक है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसे कैसे मैनेज करते हैं। देखो बेसिकली देखा जाए तो प्लास्टिक का यूज़ हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है वो, क्योंकि प्लास्टिक जब हम पी के फेंक देते हैं चाहे उसमें से, तो जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब वो डिकम्पोज नहीं होती, बाद में जाके ख़राब हो मतलब कर देती है इन्वायरमेंट को, क्योंकि डिकम्पोज होगी तो वहीं इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं घुल मिल जाएगी। लेकिन जो पॉलीथीन होती है, जो पन्नी होती है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है सालों साल तक, मतलब बहुत सालों तक भी वो गलने वाली नहीं है, डिकम्पोज नहीं होगी। गैया खा लेती है, बहुत दूसरा ऑर्गेनिज्म भी उसको खा लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स है ना। ऐसा माना भी गया है कि गर्म मतलब पॉलीथीन में अगर आप चाय या कुछ भी खाना खा रहे हैं तो कैंसर होने के भी चांसेस है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे,
ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम उठा के ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्मफुल अब यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, स्कूल वाले करा लेंगे तो बढ़िया बात है कि आप उसको देखिए आप कौन कौन से वेस्ट आपको अगल बगल आप जब इकट्ठा करते हैं कचरा, तो कैसे कैसे वेस्ट आपको मिलते हैं। ज़्यादातर आपको वो लिखना है 15 दिन के इंटरवल में, ऐसी बात की गई है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, सॉरी हल्की सर्दी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सम एंजाइम्स आर नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं ना वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, खाने को स्पेशली उसी खाने को ब्रेक डाउन करेंगे जिस में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन यही सब होता है। अब वो हर एक खाने को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो एंजाइम्स है वो इस तरीके से बने ही नहीं है कि वो हर एक खाने को डिकम्पोज कर दे, तो वो यही बोल रहा है। तो जो एंजाइम्स होते हैं ना उनका एक्शन स्पेसिफिक होता है, मतलब वो जैसे कोई एक एंजाइम है सलेवरी एमाइलेज, जो हमने मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, तो वो हमेशा जो बॉइल्ड स्टार्च है उसी को डाइजेस्ट करता था, हमारे माउथ में सलेवरी एमाइलेज होता है। तो ऐसे अलग अलग जो एंजाइम होते हैं उनका साइड अफेक्शन अलग अलग होता है, वो किसी एक प्रकार की केमिकल को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर ब्रेक डाउन द पर्टिकुलर सब्सटेंस। वी विल नॉट गेट एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। अगर कोयला खा लेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। बिकॉज ऑफ दीज मेनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन इन द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट। जो प्लास्टिक है उसको कोई भी डिकम्पोजर खा पी के डिकम्पोज नहीं कर पाता है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। As these will be acted by the physical process, heat and pressure, but under the evident condition found in our environment, these persist for a long time। इसको हम जला सकते हैं लेकिन बहुत हानिकारक गैसेस भी उसमें से निकलती हैं, और इसको नहीं जलाएंगे ऐसे छोड़ देंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सालों तक ऐसे ही पड़ी रहती है। ठीक है। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो कि अपने आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से जिसको हम बायोलॉजिकली डिग्रेड कर सकते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड नहीं होती है। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। दीज सब्सटेंसेस मे बी इनर्ट एंड सिंप्लीफाई प्रेसेस द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम और मे हार्म द वेरियस मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम। और हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे मेंबर्स को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे क्या दिया हुआ बेटा, अब अपने ये बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए बोला है, पढ़ के देख लीजिएगा कौन सा सब्सटेंस आपको बायोडिग्रेडेबल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पढ़ के देखिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा छोटा सा है क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। कोई से सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कोई से नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर ये बता दिया है। गिव एनी वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो कैसे अफेक्ट करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे इफेक्ट करते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आखिर में यही है। ठीक है, चलिए बहुत छोटा सा था ये चैप्टर हमारे पास, एक बहुत छोटी सी लाइन हमारे पास और दी हुई है। ठीक है, वो भी पढ़ के खत्म करते हैं चैप्टर। चलिए दिया हुआ है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल। जो हमारी लाइफ स्टाइल का इम्प्रूवमेंट है वो एक अच्छा खासा मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो भी लेके आया है साथ में। जैसे जैसे हम शहर के हो गए, अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, उसी तरीके से बाहर का खाना हम लोग ज़्यादा खाने लगे और बाहर की चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे, ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं बाहर का। ठीक है, अब बाहर का प्रोडक्ट यूज़ करने से क्या होता है कि जो पैकिंग होती है, पैकिंग के जो पॉलीथीन्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, वो भी कंपनी बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगी है, तो जिसके कारण जो वेस्ट है वो वेस्ट भी बढ़ने लगा है। ठीक है, चेंज इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स बिकमिंग डिस्पोजेबल। तो ज्यादातर चीजें जो बनती है ना वो डिस्पोजेबल ही बनती है। आप देख सकते हैं जो पानी पीने का ग्लास भी है ना वो भी आजकल डिस्पोजेबल आने लगा है, पिया और फेंका, ऐसा खाना खाया उस प्लेट में, खाना खा के वो प्लेट को मैंने डिस्पोज कर दी। तो ये जो है वेस्ट को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है। चेंज इन पैकिंग have result in much our waste becoming non biodegradable। और यहाँ पे इसी कारण बहुत ज़्यादा जो हमारे वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने लगे। तो हमें इसको देखने के लिए हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए ये एक बात लिखी हुई है, डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन के अंदर कैसे मतलब डिस्पोजेबल कप्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ यू हैव आस्क्ड योर पेरेंट्स दे विल प्रोबेबली से अ टाइम, जब ट्रेन में जब आप वो चाय लेते थे तो मतलब
वॉज सर्व इन प्लास्टिक ग्लासेस में उनको देता था वेंडर आके, जो भी चाय देने वाला था। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिस्पोजेबल कप वॉज हेल्ड बाय स्टेप फॉरवर्ड रीजन ऑफ द हाइजीन, वो मतलब डिस्पोजेबल कप रहता था वो साफ रहता था। वन ऑन दैट टाइम परहैप्स इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द डिस्पोजेबल मिलियंस ऑफ कप ऑन अ डेली बेसिस। फिर क्या हुआ, बहुत सारे, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, एक इंसान ने भी चाय पी तो आज की डेट में 140 करोड़ के कप हो जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा कप्स हैं हमारे यहाँ, ऐसे कप्स ऐसे मतलब वेस्ट में चले जाएंगे। सम ऑफ दीज बैग कुल्हड़, उसके पहले कुल्हड़ आता था, तो कुल्हड़ जो रहता था वो मिट्टी का बनता था। अच्छा चीज़ था वैसे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो मिट्टी से बनता है, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है, फर्टिलाइटी वाला सॉइल जो होता है उसको निकाल के आपने कुल्हड़ बना दिया, तो फिर खेती किस में करोगे। और वैसे कुल्हड़, वैसे अगर देखा जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रेन के अंदर कुल्हड़ ले जाना, इतना बड़ा बोरा कोई अगर लेके जाएगा चाय वाला तो उसको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इतना कैसे ढोएगा बेचारा। मान लो कहीं रखा तो कुल्हड़ फूट गया, पेपर कप है या प्लास्टिक का कप है तो बहुत से बहुत पिचक जाएगा, उसको फिर से रीशेप कर लेंगे थोड़ा सा हाथ की मदद से या थोड़ा सा फोर्स लगा के, बट कुल्हड़ तो टूट जाएगा। तो ये भी एक बेसिक रीज़न था उसको हटाने का। डिस्पोजेबल कप मेड फॉर द, वो क्ले से बनता था, मिट्टी से बनता था, उसका एक अल्टरनेटिव था। बट लिटिल थॉट शुड मेक दीज कुल्हर्स ऑन द लार्ज स्केल वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। जो ऊपर की मिट्टी है वो फर्टिलिटी सॉइल हम निकाल लेते थे, तो ये भी दिक्कत की बात थी। डिस्पोजेबल कप्स जो है वो बीइंग यूज चालू हुए हैं, पेपर कप्स को हम यूज़ करते हैं। पेपर कप जो होते हैं वो पेपर से बनते हैं, फिर उसको पी के फेंक दिया तो जो पेपर है वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है कई दिनों में। ठीक, चलिए ये एक एक्टिविटी है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा बायोमैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आ जाएगा। क्या रूल्स हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आता है इसमें, बाकी ये क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगी, ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है इसमें से। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जैसे आप एक एक्वेरियम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उस एक्टिविटी के बारे में बता दूँ। अगर आप एक एक्वेरियम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने मछलियाँ रखी, अब मछलियाँ आपने रखी तो आपको कुछ दिन बाद पानी क्यों बदलना पड़ता है, लेकिन तालाब में कोई मछली है तो उसका पानी तो हम बदलने नहीं जाते। तो होता क्या बेटा, उसके अंदर जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एक्वेरियम है, ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम में मान लीजिए आपने मछलियाँ रखी और पानी रखा साथ में, तो पानी के अंदर क्या होता है बेटा, पानी के अंदर ढेर सारा ऑक्सीजन होता है। पानी के अंदर क्या होता है बेटा, ढेर सारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो तो मछलियाँ कुछ दिन में यूज़ कर लेंगी। मुझे बनाना नहीं आता है, हंसना मत, चलो ठीक है। मछलियाँ जो रहेंगी, जो छोटी बड़ी जो भी मछलियाँ रहेंगी, वो कुछ दिन में तो सारा का सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगी। जब सारा का सारा ऑक्सीजन ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो फिर इनको फिर से ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब जो तालाब का पानी होता है, तालाब के पानी में एल्गी होता है ना। एल्गी क्या होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो वो क्या करता है, यहाँ से जो मछलियों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, ठीक है, साथ में वाटर यूज़ करता है, और इसके पास ग्रीन कलर है, मतलब क्लोरोफिल तो है ही, और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करा के ग्लूकोज C6H12O6 बना लेता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। फिर से पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस फिर से आ जाती है। ठीक है, अब जो हमारा एक्वेरियम है, जो घर में हमने पानी रखा है, वो ऐसा नहीं कर पाता है, पहला प्रॉब्लम ये है। ठीक है, दूसरा जू प्लैंक्टॉन्स पे आती है, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात होगी। फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब जो प्लांट है, वो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं वो समझते हैं। जो जू प्लैंक्टॉन्स है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो छोटे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, जो कि मतलब टॉक्सिसिटी नहीं फैला पाते हैं पानी के अंदर। अब एक्वेरियम है, जो मछली है, ये ढेर सारा टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस कर देगी, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस कर देगी, तो वो नाइट्रोजन वेस्ट पानी को टॉक्सिक बना देता है। वेयरएज वहाँ पे पानी टॉक्सिक नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास जू प्लैंक्टॉन्स है, जू प्लैंक्टॉन्स वो सारे के सारे चीज़ों को खा पी के खत्म कर देते हैं, अपना न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं उसके अंदर से। ठीक है, चलिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी इसके अंदर, बहुत सारा चैप्टर था। एक्टिविटीज़ आप खुद से कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, और एक्टिविटीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप अपने चैप्टर को एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने सीनियर्स को भी ये चैनल बता दीजिए कि क्लास 12 की केमिस्ट्री यहाँ पे है। थैंक यू सो मच।